हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होता है। तो देखा जाए, अगर हम क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो हमारा यहाँ क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका की सभी जैविक गतिविधियों को नियंत्रित करती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है कोशिका की सभी जैविक गतिविधियों को नियंत्रित करती है। ए प्रोटोप्लाज्मा, बी कोशिका भित्ति, सी नाभिक, या डी ये सारे ही कार्य करते हैं। तो आपका आंसर जो भी है दीजिए। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये एनसीईआरटी से ली गई है, तो एग्ज़ाम पॉइंट से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जिन बच्चों को जो लगता है जो आंसर, वो अपना आंसर लिखिए, कमेंट कीजिए, जो भी माध्यम आपको पर्याप्त लगता है कीजिए। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका की सभी जैविक गतिविधियों को नियंत्रित करती है। देखा जाए तो प्रोटोप्लाज्मा का यहाँ पर ऐसा कार्य कुछ भी जो है नज़र मुझे नहीं आ रहा है। कोशिका भित्ति जो है प्रोटेक्शन के कार्य कर सकती है, लेकिन सभी जैविक गतिविधियों में नियंत्रित नहीं करेगी। तो देखा जाए नाभिक यानी न्यूक्लियस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। केंद्रक, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको केंद्रक भी, नाभिक भी, इसके न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो जो भी वर्ड आपको लिए लगता है सही है, और इसका ही मेन कार्य होता है। कोई भी जीव हो उसके लिए नाभिक होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नाभिक ही जो है ऐसी कोशिका है जो सभी जैविक गतिविधियों को नियंत्रित करती है। तो नाभिक जो है महत्वपूर्ण है, और जिन बच्चों ने नाभिक लगाया है उनका सही है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है नाभिक है। सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कोशिका की एक सिद्धांत थी, और ये सिद्धांत किसने दिया था? क्या ए रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, या बी रॉबर्ट हुक ने दिया था, या सी स्लेडेन और स्वैन ने दिया था, या डी एंटन वॉन लीवेनहॉक ने दिया था। तो जिन बच्चों को इसका आंसर पता होगा वो डायरेक्ट देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इसका आंसर जरूर देना चाहिए। देखिए, जब तक कोशिश नहीं कीजिएगा आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, क्योंकि ना तो ट्रिक काम आती है, ना ही आपका जो है निंजा टेक्निक काम आएगी। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग ही काम आएगी। और मुझे विश्वास है कि एक दो बार इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके माइंड में घूमने लग जाएगा। लेकिन जब भी वीडियो देखते हो तो इसको जो है अच्छे से सुनिए, सही से सुनिए, स्किप करके ना देखिए। जो बच्चे स्किप करके देखते हैं उनकी बातें आधी अधूरी रह जाती है। मैंने देखा है बहुत से बच्चे जो है ऑप्शन जो कौन सा करेक्ट है उस पर सिर्फ देखने के लिए आगे बढ़ा लेते हैं। तो इससे ये होता है कि आपको वास्तविक नॉलेज का ज्ञान नहीं रह पाता है। तो स्किप ना कीजिए, ठीक है। इसको जो है अच्छे से सुनिए, अच्छे से देखिए, तो आपने अपना जो है बात समझ गए होंगे और अपना आंसर जो है लिख दिए होंगे। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट है। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? अगर आपको पता होगा तो कोशिका सिद्धांत जो है स्लेडेंस और स्वैन ने दी थी। यानी इसका आंसर सी ऑप्शन सही है। और जिन बच्चों ने सी ऑप्शन पे अपना आंसर रखा है उन सब का आंसर यहाँ पर सही जाएगा। सी स्लेडेन और स्वैन ने जो है कोशिका सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या प्रस्तावित हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो होता है किसकी बनी होती है? तो क्वेश्चन यहाँ पर साफ है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? ए सेलुलोज और लिपिड का, बी लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, या सी पेप्टिडोग्लाइकेन और लिपिड से बनी होती है, या डी सेलुलोज या प्रोटीन की बनी होती है।
देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको अपना आंसर देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे बार बार कोशिश करते हैं वो कामयाब ज़रूर होते हैं। तो यहाँ पर आपने कोशिश कर लिया है, अपना आंसर तैयार कर चुके होंगे, मुझे विश्वास है। देखिए क्वेश्चन यहाँ क्लियर है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की अगर बात मैं बताऊँ तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 ऑप्शन में प्रोटीन नज़र आ रहा है, नहीं 2 ऑप्शन में प्रोटीन नज़र आ रहा है, बी और डी में। तो मैंने जैसे आपको बताया प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है प्लाज्मा झिल्ली के लिए। तो देखा जाए तो ए और जो है सी ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मैंने बताया प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ए और सी में प्रोटीन की बात तो दूर दूर तक नहीं की गई है। तो इसका मतलब ए और सी जो एलिमिनेट है, हमारे समक्ष सिर्फ रह गया है द्वंद्व बी और डी में, क्योंकि बी और डी में प्रोटीन की जिक्र की गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा झिल्ली जो होता है लिपिड भी साथ में इंपॉर्टेंट कार्य करता है। तो इसका मतलब सेलुलोज का यहाँ कोई कार्य नहीं है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। तो बी ऑप्शन आपका सही है कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। और जिन बच्चों ने बी ऑप्शन को चयन किया है उनका आंसर भी सही होगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए इसी के अंतर्गत अगला क्वेश्चन और देखिए, अगला क्वेश्चन हमें क्या बताती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है हाइपरटोनिक घोल में रखी गई पादप कोशिका किस किस उपस्थिति के कारण नहीं फटेगी। देखिए हाइपरटोनिक एक घोल होती है, सोल्यूशन होती है, अगर उसमें हम पादप कोशिका रख दें तो वो नहीं फटेगी। लेकिन क्यों नहीं फटेगी, यही हमसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि हाइपरटोनिक घोल में अगर हम पादप कोशिका रख देते हैं तो क्यों नहीं फटेगी, किसकी उपस्थिति के कारण नहीं फटेगी। क्या ए प्लाज्मा झिल्ली के कारण, या बी कोशिका भित्ति के कारण, या सी क्लोरोप्लास्ट के कारण, या डी साइटोप्लाज्मा के कारण। किसके कारण जो है कोशिका जो है पादप कोशिका नहीं फटेगी। तो आपका अपना आंसर जो भी है चुनिए और मुझे आंसर बताइए, क्योंकि आपका आंसर महत्वपूर्ण होगा, आपको अपना आंसर देना चाहिए और यही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, बहुत ही अच्छी बात है। अपना आंसर सोचिए, विचार कीजिए और फिर अपना आंसर जो है सामने रखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ क्लियर है कि हाइपरटोनिक घोल जो काफ़ी महत्वपूर्ण घोल होती है, उसमें अगर हम पादप कोशिका रखें तो नहीं फटेगी। किसके कारण नहीं फटेगी, क्वेश्चन तो यही है ना, किसके कारण ये नहीं फटेगी। प्लाज्मा झिल्ली के कारण नहीं फटेगी, नहीं, गलत है। प्लाज्मा झिल्ली होती तो फट जाती। बी कोशिका भित्ति, देखिए कोशिका यानी सेल बॉल ही तो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो देखा जाए तो कोशिका भित्ति के कारण नहीं फटेगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन कोशिका भित्ति के कारण जो है अगर हम पादप कोशिका को जो है हाइपरटोनिक घोल में रखें तो ये कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ये नहीं फटेगा, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है ऑटोलिसिस क्या है। ऑटोलिसिस क्या है, क्वेश्चन बहुत क्लियर साफ है। ऑटोलिसिस क्या है, ए स्वयं प्रतिकृतित है, या बी स्वयं पाचन है, या स्वयं खाद्य उत्पादक है, या डी खाद्य अपघटक है। तो क्या है, आपको बताना है कि ऑटोलिसिस क्या है। कभी सुना होगा तब ना पता होगा। और जिन बच्चों जो है एनसीईआरटी बुक अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं ना, तो उनको एग्ज़ाम के लिए अच्छे मार्क्स होते हैं ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे यूपीसी हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का ABCD ग्रुप, किसी भी ग्रुप का हो, या गेट का हो, कोई भी पेपर हो, सभी में जो है 8th क्लास से ले के जो है 12वीं तक जो है MCQ उसी में से पूछे जाते हैं। और मैंने देखा है कि बच्चे जो है कभी इस बुक को खरीदते हैं, कभी उस बुक को खरीदते हैं, तरह तरह के बुक खरीद के अपना दिमाग की कन्फ्यूज़न करते हैं। और इनको जो है कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने में कम से कम 5-5 6-6 साल लग जाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि जो बच्चे अड़े रहते हैं ना,
उनका क्लियर भी हो जाता है। तभी तो यहाँ त्रिपाण सेंटर ने एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है कि हम एनसीईआरटी करेंगे और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन जो है एग्जामिनर वहाँ तैयार करेगा। और जो बच्चे इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं, सभी एमसीक्यू को देख लेते हैं, तो मुझे विश्वास है कि उनका जो है एग्ज़ाम 5 साल की जगह पर एक ही बार में जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन तब होगा जब आप रूल रेगुलेशन को फॉलो करोगे, ट्रिक या निंजा जो है टेक्निक का इस्तेमाल ना करके जो है दिमाग का उपयोग बखूबी करोगे। जैसे इस क्वेश्चन में भी आपने अपना दिमाग यूज़ किया होगा और अपना आंसर जो है लिख दिया होगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए ऑटोलिसिस क्या है। ऑटोलिसिस की बात करें तो यह स्वयं प्रतिकृत नहीं होती है, ये तो स्वयं पाचन की कार्य करती है। यानी बी ऑप्शन आपका सही है। और जिन बच्चों ने बी ऑप्शन चुना है उन सब का आंसर जो है सही जाएगा। स्वयं पाचन काम जो है ऑटोलिसिस करती है, तो बी ऑप्शन इसका सही है।